वेलकम दोस्तों, AK ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आपका एक लाइक करने से हमारा वीडियो सजेशन में जाएगा और भी बंदे जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके पास वीडियो पहुंचेगा। तो एक लाइक जरूर करें वीडियो को, और आप जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो वहां पर वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों। तो आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारा न्यूरोलॉजिकल पोर्शन चल रहा है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर MSN की हमने पीडियाट्रिक में 20 क्लासें हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर सीरियल वाइज क्लासेस सिस्टम वाइज मतलब स्टडी कर सकते हो। और MSN में अपना ऑन्कोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें। नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंप्लीट कराकर फिर हम अगला पोर्शन ENT वाला लेंगे। तो आज की क्लास हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, किस कारण होता है, क्या क्या इसकी इटियोलॉजी है, किस कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, और क्या इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, और नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में, वो सभी हम इस क्लास में रीडिंग आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इंट्रो, सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे कि होता क्या है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, न्यूरॉन की माइलिन शीथ होती है ना, जो एक्सोन पार्ट को कवरिंग करती है, वो डैमेज हो जाती है और इस कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास होगी अपनी। इसमें मैं बता रहा हूँ, आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें साइन सिम्टम में से एक क्वेश्चन आ जाए, या इंट्रो वाला पोर्शन है उसमें से आ जाए। तो क्लास को मतलब पूरा ध्यान लगा के पढ़ो, और इजीली समझाऊंगा मैं आपको, इजी वे में, जो आपको इजीली याद रख सको और लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सको। तो शेयर कर दो क्लास को और वीडियो को लाइक करो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख लो, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसलिए इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। इट इज ए क्रोनिक होती है ये डिजीज। इट इज ए क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टाइम में प्रोग्रेस करती है। ऐसे नहीं आज की आज ये डिजीज हो गई, ये लॉन्ग टाइम के लिए धीरे धीरे डेवलप होती है और धीरे धीरे अपने साइन सिम्टम अपीयर करती है और बॉडी के फंक्शन को इम्पेयर करती है। तो इसलिए बोलते हैं इनको क्रोनिक। दो टाइप होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। ये क्रोनिक वाली होती है। क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव होती है। मतलब एक पार्ट अगर बॉडी का अफेक्ट हो गया तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए इनको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। हेड इंजरी पड़ी थी हमने, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाती, ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है, वो नॉन प्रोग्रेसिव होती है। जितना पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया उतना ही डैमेज रहेगा, आगे नहीं बढ़े। लेकिन ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है, प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, ये आगे प्रोग्रेस कर सकती है। एंड डीजनरेटिव मतलब इसका इलाज हो जाएगा ना, मतलब इंजरी कोई भी अबनॉर्मलिटी हुई है उसको हटा देंगे, उसको क्योर कर देंगे, मतलब क्योर होने की पॉसिबिलिटी होती है, डीजनरेट कर सकती है, तो इसको डीजनरेटिव बोलते हैं। एंड डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस का, इट इज ए chronic progressive and degenerative disorder of CNS in which, इसमें क्या होता है, in which demyelination means damage of myelin sheath होती है एक्सोन पार्ट के कवरिंग, वो डैमेज हो जाती है। demyelination of nerve fiber of brain and spinal cord। तो ये हमने इसका इंट्रो और डेफिनेशन देख ली। इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है। डीमाइलिनेशन मींस डैमेज ऑफ द माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, अगर वो डैमेज हो रही है तो उसके बॉडी में क्या नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, तो वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने नॉर्मल बात की है, पर जनरल बात की है कि इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर, कौन से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। अब मोस्टली अफेक्टेड एज कौन सी होती है, इसमें अगला पॉइंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो बता रहा हूं आप। मोस्टली अफेक्टेड एज कौन सी, 15 to
45 ईयर्स मोस्टली अफेक्टेड एज होती है, या लगभग 50 ईयर्स भी बोल सकते हो आप, 45 से 50 के बीच में, 15 ईयर से 4। और मोस्टली कौन अफेक्ट होता है इसमें, मोस्टली डेवलप इन फीमेल। ये कंडीशन फीमेल में मोस्टली देखी जाती है। कौन सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर का डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो हमने इंट्रो देख लिया। अब कि एक्सोन पार्ट कौन सा होता है, उसकी कवरिंग क्या होती है, तो मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो ये एक नॉर्मल न्यूरॉन होती है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कौन सा पार्ट हो गया, डेंड्राइल हो गया, ये सेल बॉडी हो गई, और ये एक्सोन पार्ट हो गया, यहाँ टर्मिनल होते हैं। अब माइलिन शीथ कहाँ होती है, एक्सोन पार्ट पे कवरिंग होती है इसकी, माइलिन शीथ की, ये इस टाइप से देख लो, ये कवरिंग होती है, गैप बने हुए थे, और इन गैप ये कवर करके रखती है, देख लो ऊपर इसको, ये माइलिन शीथ होती है। अब देखो क्या, माइलिन शीथ, तो ये डैमेज हो जाएगी, ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और यहाँ माइलिन शीथ के सेंटर में क्या होता है, स्वान सेल, स्वान सेल। ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है आपको, मैं इसी मार्कर से लिख के बता देता हूँ, ये स्वान सेल होती है। और यहाँ पर ये डेंड्राइल क्या होते हैं, इंपल्सेज को रिसीव करने का काम करते हैं। यहाँ पर ये रिसीव करने का काम करते हैं, इंपल्सेज आए उनको रिसीव किया। एक्सोन पार्ट क्या करती है, उन इंपल्सेज को ट्रांसफर करता है, और फिर वो टर्मिनल के थ्रू जाएंगे, फिर आगे एक न्यूरॉन आ जाएगी, उस न्यूरॉन का डेंड्राइल पार्ट आ जाएगा, फिर एक्सोन पार्ट आ जाएगा, और फिर टर्मिनल आ जाएगा। इस टाइप से इसका ट्रांसफर रहता है। ये पूरा बॉडी में फैली हुई रहती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बीमारी कहाँ की होती है, इसमें एक्सोन पार्ट के ऊपर वो कवरिंग होती है ना, माइलिन शीथ, वो डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये क्या वर्क करती है माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ वर्क करती है कि इंपल्सेज होते हैं, जो कोई बाहर की न्यूरॉन मतलब बॉडी में अलग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर ये कवरिंग रहती है, तो यहाँ पर कोई अनदर इंपल्सेज, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज आ नहीं पाएगा न्यूरॉन में। तो ये एक फंक्शन तो ये होता है। तो ये फंक्शन अगर डैमेज हो जाएगी तो इम्पेयरमेंट हो जाएगा, तो ये फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेकेंड फंक्शन क्या करती है, ये करती है माइलिन शीथ इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज होते हैं उनको क्विकली, यहाँ से इंपल्सेज आया, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर ये क्विकली ट्रांसफर कर रही है। अगर ये डैमेज हो जाएगी तो इंपल्सेज का ट्रांसफर इस लाइन में होगा, स्टेट में होगा, तो क्विकली नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर आया इंपल्सेज, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन यह डैमेज हो गई, उस कंडीशन में ये प्रॉपर इंपल्सेज नहीं हो पाएगा, बॉडी के मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, पैरालिसिस, मतलब ये सारे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो वो आगे पढ़ेंगे हम साइन सिम्टम में। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू कंडीशन बता रहा था आपको कि माइलिन शीथ के फंक्शन क्या होते हैं। ये अनदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज आते हैं उनको प्रिवेंट करती है आने से, और जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज आ रहे हैं वहां से, कहाँ से, डेंड्राइल पार्ट से, उनको क्या करती है, फास्टली या क्विकली मूव कराती है टर्मिनल, फिर आगे अगला डेंड्राइल आ जाएगा। ऐसे न्यूरॉन का एक जंक्शन होता है, जुड़ी हुई रहती है आपस में। तो ये फंक्शन होता है माइलिन शीथ का। अगर ये डैमेज हो जाएगी तो ये फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट डालो, फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। और यहाँ पर ये माइलिन शीथ होती है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, यहाँ के बीच में गैप होता है, उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बता देता हूँ आपको। तो ये डैमेज हो जाएगी और ये फंक्शन इसके प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, ये कंडीशन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब अगला पॉइंट डालो, फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज होते हैं, उनको क्विकली करती है, मतलब तेजी आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं क्विकली फ्रॉम अनदर न्यूरॉन में। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और सेकंड बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स अनदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज आते हैं, उनसे प्रिवेंट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, माइलिन शीथ इज
प्रोटेक्टिंग द नर्व, प्रोटेक्टिंग द नर्व, नर्व को प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्टिंग द नर्व फ्रॉम अनोदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। सेकेंड, क्विकली इम्पल्सेज वो भी आ रहे हैं, उनको माइलिन शीथ क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को क्विकली ट्रांसफर करती है। माइलिन शीथ क्विकली ट्रांसफर और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज टू अनोदर न्यूरॉन। तो ये सेकंड पर्सन होगा। माइलिन शीथ फर्स्ट बताया मैंने, माइलिन शीथ नर्व अनोदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होते हैं उनसे प्रिवेंट करती है, अनोदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज वहां पर नहीं आ पाएंगे उससे प्रिवेंट करती है। और सेकंड क्विकली ट्रांसफर करती है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब अगला पॉइंट डालो आप कि इसकी इटियोलॉजी, किस कारण ये कंडीशन डेवलप हो रही है, कोज क्या क्या है उसके। तो कोज या इटियोलॉजी ऑफ माइलिन शीथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सॉरी, कोजेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या इसको इटियोलॉजी बोल सकते हैं। इटियोलॉजी आर अननोन, कोई इसका एग्जैक्ट कोज पता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन या कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो ये कंडीशन डेवलप करते हैं। उनमें फर्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सॉरी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी होती है। इसके कारण मोस्टली मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन देखी जाती है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में वेरिजोला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स वाला वायरस, वो मोस्टली मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। एंड सम जेनेटिक फैक्टर भी ये कंडीशन डेवलप करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि इसके क्या क्या। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होती है कि अपने कोई भी पैथोजन है, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है, वो अपने बॉडी में आया तो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनाएगा। अब वो एंटीबॉडी बनी उस पैथोजन के विरुद्ध में, लेकिन उस पैथोजन था जो बॉडी में आया था उसका पहले से ही, मतलब उसके समान प्रोटीन हो सकता है या फैटी हो सकता, एसिड हो सकता है, वो अपनी बॉडी में पहले से ही है, तो वो उसका जुड़वा भाई हो गया। अब उसके जुड़वा भाई को भी वो अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाया था वो भी उसको डैमेज करेगा, तो वो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर वाली कंडीशन या बॉडी के फंक्शन को इम्पेयरमेंट कर देता है, क्योंकि अपना बॉडी में जो यूजफुल था कंटेंट, उसको भी सब्सटेंस था, उसको भी डैमेज कर रहा है वो एंटीबॉडी। तो इस कारण इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो मोस्टली मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कोज करता है। तो हमने कोजेज देख ली, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। अगला पॉइंट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई सा भी हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रिगर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ड्यू टू, तो डालो ड्यू टू, लिखो आप ड्यू टू इन्फेक्शन ट्रिगर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को तो पैथोजन आ रहा है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, तो ऑटो रिएक्टिव ऑफ टी लिम्फोसाइट। अगला पॉइंट पैथोफिजियोलॉजी, यानी मतलब बॉडी में वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या वायरल इन्फेक्शन के कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन किस टाइप से डेवलप हो रही है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस देखेंगे हम इसमें। तो
ड्यू टू इन्फेक्शन ट्रिगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई सा भी हो सकता है कोज, या तो इन्फेक्शन ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन के कारण अफेक्ट हो रहा है, तो या इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो रिएक्टिव ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएगी, ऑटो रिएक्टिव। ऑटो रिएक्टिव यानी उसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, भाई पैथोजन आ गया भाई एक्टिव हो जा, ऐसे नहीं है, ऑटो रिएक्टिव हो जाती है टी लिम्फोसाइट। ऑटो रिएक्टिव ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स ऑटो रिएक्टिव हो जाएगी। फिर क्या होगा कि वो टी लिम्फोसाइट है माइग्रेट करेगी सीएनएस में। टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, टी लिम्फोसाइट्स माइग्रेट, माइग्रेट यानी वहां पर जाएगी, पलायन करेगी, माइग्रेट इन सीएनएस, किसके थ्रू, थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू माइग्रेट करेगी। अब वो सीएनएस में पहुंच गई, फिर क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सीएनएस, सीएनएस में इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर है वो डैमेज हो गया, तो हमने आगे क्या प्रोसेस होगी, फिर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सीएनएस, पैथोजन एंटर कर गया, टी लिम्फोसाइट रिएक्टिव हो गई, टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू सीएनएस में पहुंच जाएगी। सीएनएस में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सीएनएस, सीएनएस में उसका क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। क्यों, द बीबीबीआर ब्रेकडाउन, ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी की फुल फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर आर ब्रेकडाउन, ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या होगा, ब्रेकडाउन, जिसके कारण इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सीएनएस। फिर क्या होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आ गया, एंटीजन आ गया, पैथोजन जो भी इन्फेक्शन के कारण आया था, फिर बॉडी एंटीबॉडी बनाई दी, टी लिम्फोसाइट वहां पर पहुंच भी गई, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑक्यूर इन द सीएनएस, सीएनएस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑक्यूर होगी। फिर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। फिर क्या होगा, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेशन ऑफ द माइलिन रिएक्टिव TH1/14 सेल, ये क्या करेगी, डैमेज माइलिन शीथ को डैमेज कर देगी, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा और मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन हो जाएगी। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। तो एक्टिवेट ऑफ माइलिन रिएक्टिव TH1/17 सेल, ये क्या करेगी, मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा ऐसे, तो लिख लो एक बार, ये क्या करेगी, डैमेज करेगी माइलिन शीथ को। तो अगला पॉइंट कंटिन्यू, डैमेज टू माइलिन शीथ, माइलिन शीथ को क्या कर देगी, डैमेज टू माइलिन शीथ, माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी तो स्कार का फॉर्मेशन होगा, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्कार का फॉर्मेशन, और फिर ये कंडीशन क्या हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आप इसको एक बार वीडियो को बैक करके देख लो एक बार वापस, अगर आपको समझ में आए। मैंने इजी वे में बताया था कि पैथोजन कोई भी इटियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रिगर हो गया या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, उसके कारण ऑटो रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल ऑटो रिएक्टिव हो जाएगी। अब टी लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ पे जाएगी, सीएनएस में, किसके थ्रू, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू। फिर वहां पर क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सीएनएस, सीएनएस का इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो गया, डिस्ट्रक्टेड हो गया या डैमेज हो गया। ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज होने के कारण वहां पर एंटीजन भी पहुंच गया, एंटीबॉडी पहुंच गई, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑक्यूर इन द सीएनएस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी सीएनएस में, तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा, और वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एक्टिव होने के कारण TH1/47 TH1/17 सेल, ये क्या करती है, TH1/17 सेल्स क्या करती है, एक्टिवेशन ऑफ द माइलिन रिएक्टिव, ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होने के कारण ये TH1/17 सेल एक्टिव हो जाएगी। ये क्या करेगी, डैमेज ऑफ द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी, तो वहां पर स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्कार फॉर्मेशन होने के बाद वहां पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब पैथोफिजियोलॉजी देख लिया, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आप कोई से भी एग्जाम दोगे, मतलब एम्स की MCQ में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा,
क्वेश्चन आएगा साइन सिम्टम में से, तो अगला पॉइंट डालो आप साइन सिम्टम। अब साइन सिम्टम देखेंगे हमने, इसकी इंट्रो देख लिया, इसके कॉजेज देख लिए, एटियोलॉजी देख ली, और अब पैथोफिजियोलॉजी देखने के बाद मतलब किस हिसाब से डिजीज फैल रही है बॉडी में एटियोलॉजिकल कोज के थ्रू, वो देख लिया। अब साइन सिम्टम देखेंगे, तो अगला पॉइंट डालो साइन सिम्टम। साइन सिम्टम, साइन सिम्टम में 4 टाइप के होंगे। सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, मोटार फंक्शन, इमोशनल और सेरिबेलर फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों की माइलिन शीथ होती है वो डैमेज हो जाती है। तो फर्स्ट देखेंगे हम मोटार फंक्शन, मोटार सिम्टम। मोटार फंक्शन डैमेज हो रहे हैं तो फर्स्ट देखेंगे मोटार सिम्टम। मोटार सिम्टम में कौन कौन सी आएंगी वो सभी इंक्लूड होंगे। मोटार सिम्टम, मोटार सिम्टम, मोटार में मूवमेंट वाली कोई सी मोटार एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो माइलिन शीथ क्या कर रही थी, न्यूरॉन का एक पहले से मतलब ट्रांसफर कर रही थी, इजीली ट्रांसफर हो रहा था। अगर वो डैमेज हो जाएगी तो वहां पर स्लोली ट्रांसफर होगा, स्लोली ट्रांसफर होने के कारण मसल्स का मूवमेंट धीरा होगा, मसल्स का मूवमेंट धीरे होने के कारण वहां पर पैरालिसिस वाली कंडीशन हो सकती है। वो उनको ट्रांसफर करने के लिए हमें एनर्जी अधिक चाहिए, क्योंकि वो एक तो माइलिन शीथ थी वो ऐसे कवरिंग बना के रखी थी, वो इजीली ट्रांसफर हो रहा था। अब इस स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर होगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो फैटिग वाली कंडीशन हो सकती है, बॉडी में वीकनेस आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है बॉडी, क्योंकि मूवमेंट होंगे वो कम हो जाएंगे, मोटार एक्टिविटी, माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी। तो अगर पेन हमारे दिया तो वहां पर रेस्पॉन्स पहुंचने के लिए टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि माइलिन शीथ तो क्विकली रेस्पॉन्स देती थी, तो वो फंक्शन डैमेज हो जाएंगे। तो फर्स्ट लिखो फैटिग, फैटिग, वीकनेस, फैटिग वाली कंडीशन होगी, वीकनेस होगी, पैरालिसिस हो सकती है, पैरालिसिस। और पैरालिसिस मोस्टली डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज पहले पैरालिसिस वाली कंडीशन होगी, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज डिसेंडिंग पैरालिसिस वाली कंडीशन हो सकती है। फैटिग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, लॉस ऑफ विजन, विजन भी लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन में डिप्लोपिया एंड टोसिस। अब आपको क्वेश्चन मन में क्वेश्चन होगा एक कि यहाँ पर सेंसरी फंक्शन है देखने का तो लॉस ऑफ विजन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लॉस ऑफ विजन, डिप्लोपिया एंड टोसिस हो रहा था, वो कौन सी कंडीशन वाला, इनमें मसल्स होती है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, वो उसका फंक्शन इंपेयरमेंट हो रहा है, उसके कारण लॉस ऑफ विजन या डिप्लोपिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। और ये इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना कि ये अर्ली साइन होता है, अर्ली साइन ऑफ एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्ली साइन क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। और अगला पॉइंट, अगला साइन सिम्टम डिस्फेजिया, डिस्फेसिया, ये कंडीशन देख लो आप यहाँ पर, डिस्फेजिया, SIA, ये SIA, GIA नहीं है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्पीच, ये वाली कंडीशन मोटार सिम्टम में देखने को मिलेगी। अब सेंसरी सिम्टम में सेंसेशन आ रहे हैं, जो भी सेंसरी फंक्शन होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट डालो सेंसरी सिम्टम, इसमें मोटार सिम्टम में देख लिया हमने, फैटिग, वीकनेस, पैरालिसिस, लॉस ऑफ विजन, डिस्फेसिया है, SIA, GIA नहीं है, डिफिकल्टी इन सोलोइंग होता है, डिस्फेजिया, तो ये डिस्फेसिया है, डिफिकल्टी इन स्पीच, सेंसरी सिम्टम। अगला पॉइंट, सेंसरी सिम्टम में फर्स्ट होगा परस्थेसिया मीन्स एबनॉर्मल सेंसेशन, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, परस्थेसिया मीन्स अबनॉर्मल या अनप्लीजेंट सेंसेशन, यानी हाथ में कहीं पर भी सुई टिंगलिंग सेंसेशन होता है उस टाइप से होता है परस्थेसिया, अबनॉर्मल या अनप्लीजेंट सेंसेशन।
ऑफ ब्रेन, abnormal and unpleasant sensation, लाइक इसको बोल सकते हो कौन कौन से, टिंगलिंग सेंसेशन भी बोल सकते हो, टिंगलिंग सेंसेशन यानी जैसे अपने शरीर हाथ में या पैर में कहीं पर भी किसी चीज के चुभने की वो कंडीशन होती है, नीडल चुभा हो वैसे सेंसेशन होते हैं। तो प्रेस्थेसिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। डिक्रीज परसेप्शन लाइक टेम्परेचर, परसेप्शन यानी डिक्रीज परसेप्शन, सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं। सेंसरी फंक्शन कुछ भी सेंसेशन नहीं होगा, जैसे टेम्परेचर कितना हुआ है हाथ लगाकर मतलब किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकता। हीटिंग वाला टच के द्वारा, टेम्परेचर, टच, कुछ भी चीज का सेंसेशन, सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये मान लो आप। तो फर्स्ट देखा हमने प्रेस्थेसिया, सेकंड डिक्रीज परसेप्शन लाइक टेम्परेचर, टच, लॉस ऑफ, अगला साइन सिम्टम लॉस ऑफ ट्रांजिजेंट विजन, लॉस ऑफ ट्रांजिजेंट विजन यानी सडन टाइम के लिए विजन लॉस हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं लॉस ऑफ ट्रांजिजेंट विजन। ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ये सेंसरी फंक्शन चल रहे हैं, पर इसमें फर्स्ट देख लिया हमने प्रेस्थेसिया, सेकंड डिक्रीज परसेप्शन, लॉस ऑफ ट्रांजिजेंट विजन, एंड अगला लैक ऑफ टेस्ट। सेंसेशन में सेंसरी फंक्शन ये टेस्ट का अनुभव नहीं होगा उसको, लैक ऑफ टेस्ट, उसको हियरिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला पॉइंट देखो, लैक ऑफ हियरिंग, उसको सुनने में भी कमी होगी, लेकिन कमी हो जाएगी। अगला क्रोनिक न्यूरोट्रोपिक पेन होगा, क्रोनिक न्यूरोट्रोपिक पेन, ये वाली कंडीशन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन लेरमाइट साइन क्या होता है, अपनी नेक को फ्लेक्स करते हैं तब यहाँ पर सुपाइन पार्ट होता है या बैक, वहां पर इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, ऐसे वाली कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं हम लेरमिट साइन। कौन सी कंडीशन, लेरमिट साइन सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक या सेंसेशन when फ्लैक्स ऑन नेक को फ्लैक्स करेगा तब यहाँ बैक में सुपाइन पार्ट में यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, उसको बोलते हैं लेरमिट साइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। अब हमने मोटार देख ली, मोटार में फैटिग, वीकनेस, पैरालिसिस, ये सारी कंडीशन देख ली। सेंसरी फंक्शन में देख लिया, प्रेस्थेसिया, परसेप्शन लेवल डिक्रीज, हियरिंग, लैक ऑफ हियरिंग, लैक ऑफ क्रोनिक न्यूरोट्रोपिक पेन, लैक ऑफ टेस्ट, ये सभी देख लिए। अब अगला सेरिबेलर सिम्टम, ब्रेन का पार्ट भी, ब्रेन डैमेज हो रहा है ना, इसमें ब्रेन की माइलिन शीथ भी डैमेज हो रही है न्यूरॉन वाली। तो सेरिबेलर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें, सेरिबेलर सिम्टम में फर्स्ट है अटैक्सिया आएगा उस पेशेंट में। अटैक्सिया वाली कंडीशन हो सकती है, अटैक्सिया मीन्स इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कंडीशन होती है अटैक्सिया। एंड स्पास्टिसिटी, क्या कंडीशन देखने में मिलेगी, स्पास्टिसिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये वाली कंडीशन अगला साइन सिम्टम, स्पास्टिसिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। फर्स्ट सेरिबेलर सिम्टम, पहले हमने मोटार सिम्टम देख लिए, सेंसरी सिम्टम देख लिए, अब सेरिबेलर सिम्टम में अटैक्सिया मीन्स इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी बैलेंस। अगला स्पास्टिसिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, स्पास्टिसिटी
स्पास्टिसिटी में, स्पास्टिसिटी मीन्स मसल्स में टाइटनेस हो जाता है, टाइटनेस या स्टीफनेस, वो वाली कंडीशन होती है कहाँ पर, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। अगला साइन सिम्टम ट्रीमर्स, ट्रीमर्स भी देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट साइन है कौन सा, रोमबर्ग साइन, ये साइन देखने को मिलेगा। रोमबर्ग साइन क्या होता है, इसको रोमबर्ग साइन का पता लगाने के लिए रोमबर्ग टेस्ट भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाता। इसमें आप डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, एक डायग्राम देखो, इसमें स्पष्ट होता है कि पेशेंट को एक्सट्रीमिटीज को सीधा करके टाइटनेस स्टैंड अप पोजीशन में खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा करते हैं और फिर उसकी आंखें बंद कराते हैं। आंखें बंद करने के बाद वो पेशेंट अपना बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाता और वो गिर जाता है, वो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट होता है। अगर स्टैंड अप पोजीशन में खड़ा है, सीधा सावधान पोजीशन बोल सकते हो, और आंखें बंद करवा दी, उसकी सेकंड रोमबर्ग साइन में सेकंड स्टेज होती है आंखें बंद करवाना। आंखें बंद कराने के बाद वो नॉर्मल खड़ा है, तो वो कौन सा होता है, नेगेटिव रोमबर्ग साइन। तो रोमबर्ग साइन में क्या होता है, बॉडी के बैलेंस में इंपेयर्ड हो जाता है, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस हो जाता है, और उसको बोलते हैं रोमबर्ग साइन। तो हमने ये सेरिबेलर सिम्टम देख ली, मोटर, सेंसरी। अब लास्ट है इमोशनल सिम्टम। इमोशनल सिम्टम में क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, तो पोट डालो इमोशनल सिम्टम, इमोशनल सिम्टम। इमोशनल सिम्टम में एंजाइटी देखने को मिलेगी हमें, एंजाइटी देखने को मिलेगी, एंड डिप्रेशन, पेशेंट में डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। ये साइन सिम्टम में कौन से इमोशनल साइन सिम्टम आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी, ये सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड मूड, यूफोरिया, मूड डिस्टर्बेंस, कौन सी कंडीशन, मूड डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी, मूड डिस्टर्बेंस, इसको आप यूफोरिया भी बोल सकते हो। तो ये इमोशनल सिम्टम देखने को मिलेंगे। हमने साइन सिम्टम में 4 टाइप के साइन सिम्टम देखे। पहले मोटार, मोटार यानी मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट, जो ब्रेन इस वाले को कंट्रोल करती है, वो सारे मूवमेंट अफेक्ट हो जाएंगे। सेंसरी फंक्शन में प्रिस्थेनिया, लैक ऑफ टेस्ट, इमोशन, मतलब सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। थर्ड सेरिबेलर, सेरिबेलर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। और लास्ट इमोशनल, इमोशनल में एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और मूड डिस्टर्बेंस, यूफोरिया वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो हमने साइन सिम्टम देख ली। अब अगला पॉइंट, अगला टॉपिक अपना डायग्नोसिस। किस कंडीशन का डायग्नोसिस किस हिसाब से करेंगे। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो अगला पॉइंट डायग्नोसिस, अगला पॉइंट डालो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। ये तो पॉइंट डायग्नोसिस लिखो आप, कोई भी नर्सिंग की एग्जाम दे रहे हो आप, नर्सिंग फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, कोई सी भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायग्नोसिस का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या नर्सिंग वाली एग्जाम दे रहे हो या कोई एग्जाम दे रहे हो थ्योरी वाली, तो उसमें तो लिखना पड़ेगा ना। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट तो लिखो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। 2 पॉइंट तो ये तो फिक्स है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड सेकेंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर अगला डायग्नोसिस सीटी स्कैन करवा सकते हो, सीटी स्कैन से डायग्नोसिस कर सकते हो आप। एमआरआई, सीटी स्कैन करवा सकते हो, एमआरआई करवा सकते हो, एंड सीएसएफ एनालिसिस। तो ये इसके डायग्नोसिस हो गए। अब इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आने की 99% चांस होते हैं, वो आ रहा है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट, वो पढ़ेंगे। पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, इसका कौन कौन सी ड्रग्स देंगे वो मेडिकल मैनेजमेंट में आएगी। मैनेजमेंट कौन सा, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट
कौन सी ड्रग देंगे? इम्यून सप्रेसिव, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी बन रही थी, बॉडी में वो टॉक्सिसिटी हो रही थी, एंटीबॉडी बन के माइलिन शीथ को डैमेज कर रही थी, तो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। इम्यूनिटी पावर लो हो रही थी तो इम्यून सप्रेसिव, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स देंगे? माइकोफिनोलेट एंड हेजाथियोपेल। माइकोफिनोलेट इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकंड एजाथियोपेल। सेकंड उसमें कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही थी? इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को कम करने के लिए हम कौन सी देंगे ड्रग्स? कोर्टिकोस्टेरॉइड। सेकंड कोर्टिकोस्टेरॉइड में बीटामेथाक्सोन एग्जाम्पल, ये ड्रग्स और भी कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स प्रोवाइड कर सकें, लेकिन मोस्टली बीटामेथाक्सोन। अब अगले कौन सा? सीएनएस स्टिमुलेट्स। सीएनएस के स्टिमुलेट को इंप्रूव करने के लिए कौन से ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे? सीएनएस स्टिमुलेंट। थर्ड सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। सीएनएस स्टिमुलेंट कौन सी? एटोमैक्सिटोन। मसल्स में वास्टिंग हो रही थी, मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करेंगे, कौन सी? बैक्लोफोन, चोक्लापॉइंट। मसल रिलैक्सेंट कौन सी? बैक्लोफोन मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करेंगे। इम्यून सॉल्वेंट ड्रग्स। फिफ्थ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगे, मेडिकल मैनेजमेंट नहीं आता इतना। इम्यून सॉल्वेंट ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, कौन सा? बीटा इंटरफेरॉन। ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में एंटीकोलर्जिक एंड कोलर्जिक ड्रग्स भी प्रोवाइड करेंगे। एंटीकोलर्जिक ड्रग्स किसके लिए प्रोवाइड करेंगे? एंड कोलर्जिक ड्रग्स किसके लिए? तो अगला पॉइंट डालो, एंटीकोलर्जिक रिटेंशन वाली, मतलब यूरिन पास आउट, ब्लैडर फंक्शन कंट्रोल में नहीं हो, एबनॉर्मल कंट्रोल ऑफ द ब्लैडर फंक्शन, कभी भी यूरिन पास आउट कर दे, वो कंडीशन हो जाती है लॉस ऑफ ब्लैडर फंक्शन, रिटेंशन वाली। उस कंडीशन में एंटीकोलर्जिक ड्रग्स, रिटेंशन वाली कंडीशन में, एंड एंटीकोलर्जिक ड्रग्स सॉरी अगली ड्रग्स एंटीकोलर्जिक एंड कोलर्जिक ड्रग्स। अगला पॉइंट डालो, एंटीकोलर्जिक, कंटिन्यू रखना, एंटीकोलिनर्जिक एंड कोलर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स भी प्रोवाइड करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन में, और कोलिनर्जिक ड्रग्स रिटेंशन। इनकॉन्टिनेंस मीन्स लॉस ऑफ ब्लैडर फंक्शन, मतलब कभी भी यूरिन पास आउट करते हैं, उस कंडीशन को इनकॉन्टिनेंस। और रिटेंशन वाली कंडीशन किसको बोलते हैं? जिसमें यूरिन पास आउट करने में डिफिकल्टी, उस टाइम तो कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, डिफिकल्टी इन यूरिन पास आउट। और इनकॉन्टिनेंस कंट्रोल में नहीं हो ब्लैडर फंक्शन, लॉस ऑफ ब्लैडर फंक्शन, उस कंडीशन में एंटीकोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स रिटेंशन वाली कंडीशन में। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने कौन कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड की? मसल रिलैक्सेंट भी प्रोवाइड करेंगे, एंटी इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, और ये सारी ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे हम कौन से मैनेजमेंट में? नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अगला पॉइंट डालो, नर्सिंग मैनेजमेंट।
नर्सिंग मैनेजमेंट में मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा, वो सारे पॉइंट क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्वेश्चन आए हुए हैं, चांसेस क्या है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। फर्स्ट पॉइंट डालो, इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम पेशेंट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे। सेकेंड, प्रोवाइड पेशेंट सेफ्टी मेजर्स, प्रोवाइड पेशेंट। ऐसे तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आने के चांसेस है, वो नर्सिंग मैनेजमेंट कराऊंगा। तो प्रोवाइड पेशेंट सेफ्टी मेजर्स, पेशेंट को सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करेंगे। और पेशेंट को आई पैचेज, डिप्लोपिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, आई पैचेज। तो अगला पॉइंट लिखो आप, पहले सोन आई पैचेज, आई पैचेज पहले करेंगे ऑन द आई में, किसके प्रिवेंट करने के लिए, टू डिप्लोपिया वाली कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम आई पैचेज प्रोवाइड करेंगे। डिप्लोपिया यानी डबल विजन, देखने में एक इमेज, मतलब ये मार्कर है, ये दो देखेंगे उसको, डिप्लोपिया वाले पेशेंट को। अगला पॉइंट, मॉनिटर की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनसे प्रिवेंट करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो आप, मॉनिटर द पेशेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आरटीआई हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनसे पेशेंट को क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, उनको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर टू द पेशेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन, डेवलप कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो मॉनिटर करेंगे। अब अगला पॉइंट, डाइट, कौन कौन सी डाइट देंगे, तो उसको लो फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, डाइट कि पेशेंट को, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला पेशेंट है, उसको कौन कौन सी डाइट प्रोवाइड करेंगे, लो फैट एंड हाई फाइबर वाली डाइट प्रोवाइड करेंगे। और पेशेंट को, अगला नर्सिंग मैनेजमेंट आप इसमें भी लिख सकते हो कि उसको जो भी बाथिंग कराएंगे उसको सेंसेशन नहीं हो रही, तो पेशेंट को टेम्परेचर चेक करेंगे नहाने से पहले वाटर का, क्योंकि उसको सेंसेशन नहीं हो रहे, तो उससे प्रिवेंट कि वो गर्म पानी से नहा लेगा, तो उसकी बर्न वाली कंडीशन हो सकती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो चेक फॉर टेम्परेचर ऑफ बाथिंग वाटर। तो अगला पॉइंट लिखो, चेक द टेम्परेचर कि हम टेम्परेचर को चेक करेंगे फॉर किसका, बाथिंग वाटर के टब है उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, क्योंकि वो सेंसेशन नहीं हो रही, क्योंकि सेंसरी सिम्टम हो रहे थे, सेंसरी फंक्शन वो डिस्टर्ब हो गए। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट था और आज की क्लास अपनी कंप्लीट हुई। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और जो भी आप सोशल साइट्स यूज़ करते हो वहाँ पर शेयर कर दिया करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।